आरएल सर्किट की ये बेसिक प्रॉब्लम है। इसमें दिया है वी हैव रेजिस्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस एंड स्विच स्विच रूम ओपन है, कहीं कोई करंट नहीं है। t इक्वल टू 0 पर स्विच को क्लोज करते हैं। उसके बाद 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं जो बाद के टाइम में हमें एनालाइज करके स्विच क्लोज करने के बाद देखना है कि 4 स्टेटमेंट सही है या नहीं। जो सही है वी हैव टू सेलेक्ट दैट, and this is very basic problem, or it is more useful for JEE Advanced। उससे सारे क्वेश्चन मेंस लेवल के ही हैं बट थोड़े थोड़े कॉन्सेप्चुअल भी है, तो एडवांस में भी पूछा जा सकता है। तो स्विच को क्लोज करने के बाद एक टिपिकल आरएल सर्किट हो गया ये, और एक टिपिकल आरएल सर्किट में हमें यह आना चाहिए कि कितनी करंट कितने टाइम में ग्रो कर जाती है। एक भी बहुत ही बेसिक रिजल्ट है ये, बहुत ही बेसिक सर्किट होता है ये। दैट इज़ इस केस में एक फार्मूला मैं चाहूँगा याद रहना चाहिए कि जब सर्किट को क्लोज करते हैं सपोज t इक्वल टू 0 टाइम पर, तो t इक्वल टू 0 टाइम पर क्लोज करने के बाद सर्किट में जो करंट का एक्सप्रेशन है ये हमें आना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए करंट यहाँ एक्सपोनेंशियली ग्रो होती है, और उसका एक्सप्रेशन जो कि ऑब्जेक्टिव में डिराइव करने का टाइम नहीं होता, ग्रो करना जो होता है एक्सपोनेंशियल, उसमें 1 माइनस ई टू पावर माइनस समथिंग इंटू टी, इस तरह का फंक्शन आना चाहिए। ये ग्रोथ वाला फंक्शन होता है। जहाँ डिके होता है वहाँ डायरेक्टली ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ इस टाइप का फंक्शन किसी चीज़ मल्टीप्लाई हो गया था। ऐसा एक्सप्रेशन एक्सपोनेंशियली डिके करता है, ऐसा एक्सप्रेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, राइट। क्योंकि t इक्वल टू 0 पर हम देख सकते हैं यहाँ वैल्यू 0 होगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये एक्सप्रेशन घटेगा तो ये ओवरऑल बढ़ेगा। तो इसमें दिस इज द इनिशियल फाइनल करंट होगी लॉन्ग टाइम बाद। t इक्वल टू इन्फिनिटी डालें 0 हो जाएगा। चेक कर सकते हैं इन्फिनाइट टाइम बाद। हमें इस बात का आइडिया होना चाहिए जहाँ इस कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होते हैं वहाँ लॉन्ग टाइम बाद इंडक्टर एक कनेक्टिंग वायर बदल जाता है। जिससे ये कॉन्सेप्ट है वो आरएल सर्किट की प्रॉब्लम आसानी से कर सकता है। लॉन्ग टाइम बाद इट विल बिहेव एज ए कनेक्टिंग वायर। तो फिलहाल यहाँ लॉन्ग टाइम बाद का कुछ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन लॉन्ग टाइम बाद जब ये कनेक्टिंग वायर हो जाएगा तो एक करंट यहाँ होगी EYR, सेल को फील होगा केवल एक रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से ये टर्म हम याद रख सकते हैं कि इट इज़ करंट आफ्टर लॉन्ग टाइम, जिसको हम स्टेडी स्टेट करंट भी कहते हैं। एनीवे क्वेश्चन हमारा कुछ और है बट ये रिजल्ट यूज़फुल है, इसका यहाँ यूज़ आएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है कि इमीडिएटली स्विच को क्लोज करने के बाद इंडक्टर में पोटेंशियल 0 होगा ये कहा गया। तो स्विच को जब क्लोज करते हैं आरएल सर्किट में तो एक प्रॉपर्टी होती है इंडक्टर की, उसमें कभी भी फ्लक्स अचानक चेंज नहीं होता, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इंडक्टर में होता है LI। तो अगर LI नहीं चेंज होना है अचानक और L में हम कोई चेंज कर नहीं रहे हैं तो यानी I अचानक नहीं चेंज होगा। I पहले कितना था 0। तो स्विच को क्लोज करने के बाद भी इस सर्किट में करंट हमें पहले 0 ही मिलेगी, और जब करंट 0 मिलेगी तो IR तो हो गया 0, तो यहाँ पोटेंशियल तो आया नहीं, बट KVL हैज़ टू बी सेटिस्फाइड। यानी जो सेल का EMF है वो कहीं ना कहीं तो हमें वो अपीयर होना चाहिए। यही KVL की रिक्वायरमेंट है कि जितना इधर गेन होगा आगे उतना कहीं ड्रॉप होना चाहिए। तो यहाँ तो हुआ नहीं क्योंकि I 0 है, क्योंकि इंडक्टर के पोजिशन में I फिर अचानक नहीं चेंज होगा। कायदे में तो LI नहीं अचानक चेंज होता, बट L इज़ नॉट चेंजिंग। तो एक प्रॉपर्टी है, जब तक किसको हम रेंडमली नहीं चेंज करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि इंडक्टर के पोजिशन में करंट में सडन चेंज नहीं होगा। ये समझना ज़्यादा सिंपल है, बट कहीं कहीं LI कांस्टेंट होने पे भी क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने जनरल रियल बताया। तो I अगर अचानक नहीं चेंज होना यहाँ तो I पहले 0 था, क्लोज करने के तुरंत बाद भी 0 होगा तो IR 0 यानी पोटेंशियल 0। तो सारा पोटेंशियल कहाँ लगेगा? इंडक्टर पे। तो इसको क्लोज करने के तुरंत बाद इंडक्टर में पोटेंशियल 0 नहीं E होगा।
तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर दिया है टाइम दिस मच, करंट विल बी दिस मच, तो सीधा इस फार्मूले से आएगा। ये फार्मूला याद ही रहना चाहिए। और इसको अगर प्लेस करके देखें तो ये जो टाउ होता है, मैं टाउ को रिकॉल करा दूँ, इसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं। दिस इज L/R, ये टाउ की वैल्यू होती है L/R। कभी भूल जाए तो इसका डायमेंशन टाइम का होना चाहिए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर जो होती है दैट शुड डायमेंशनलेस। अगर ये टाइम है तो भी टाइम आना चाहिए। तो टाइम L/R ही कैसे होगा, इसका भी याद करने का एक शॉर्टकट है। ω/L रिएक्टेंस होता है, डायमेंसिटी और रेजिस्टेंस जैसा होना चाहिए। तो L/R 1/ω हो जाएगा। ओमेगा होता है 1/सेकेंड, तो ये सेकेंड आ जाएगा, राइट। खैर, इसमें अगर ये वाला टाइम डालेंगे तो यहाँ पर ये टाइम डालें तो ये आ जाएगा e⁻²ln², और ये हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा, e⁻²ln², इतनी मैथमेटिक्स आनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू 1/4। जब यहाँ 1/4 आ जाएगा तो 1 - 1/4 इज 3/4, सो इट इज करेक्ट। फिर दिया है ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर एंड टाइम t विल बी लीनियर। तो रजिस्टर का पोटेंशियल होगा आई आर पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर होगा वो e⁻1 - समथिंग है। तो ये तो कहीं से लीनियर फंक्शन नहीं है टाइम का, राइट, बल्कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये सही आ गया, ये गलत था। अब इसको देखते हैं। एट टाइम व्हेन करंट बिकम दिस मच, एनर्जी ऑफ इंडक्टर, ये कहता है कि इस सर्किट में जिस समय करंट की सर्टेन वैल्यू हमें पता है, उस समय इंडक्टर का पोटेंशियल, इसकी एनर्जी किस रेट से बढ़ेगी। तो पहले हमें इंडक्टर की एनर्जी बढ़ने का रेट पता होना चाहिए। वो कैसे मिलेगा, ½ Li² इसकी एनर्जी है, इसका डेरिवेटिव ले लें। इसका डेरिवेटिव करेंगे टाइम के साथ तो हो जाएगा Li/dt। L/di/dt इज नथिंग बट पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर। किसी भी इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल का यही फार्मूला होता है, बेसिक। तो ये पोटेंशियल क्रॉस इंडक्टर हो गया, और इंटू आई और करना पड़ेगा हमें, राइट। तो ये इस जो एक्सप्रेशन आएगा, इस रेट से इंडक्टर की एनर्जी बढ़ेगी। अब वो कैसे निकाले, आई तो चलो हमें दिया है, आई दिया है कितना, E/3R। अब VL कैसे निकालें, तो VL ऐसे निकल आएगा, जब आई पता है तो IR यहाँ का पोटेंशियल हुआ, IR यहाँ का पोटेंशियल हुआ, और हमें पता है कि यहाँ का पोटेंशियल प्लस यहाँ का पोटेंशियल KVL से इसके बराबर आना चाहिए। आई इतना ही E/3R, दिस इज आई, तो IR क्या हो जाएगा, E/3, तो यहाँ पोटेंशियल हो गया E/3, तो उस समय यहाँ होगा 2E/3। तो हमें VL मिल गया, ये VL उठा के यहाँ डाल दें, तो VL इंटू आई यानी 2E/3 इंटू E/3R, दैट इज आई, हो जाएगा 2E²/9R। ये तो दिस इज करेक्ट। इसमें स्टेटमेंट्स में B सही हो जाएगा एंड D, A and C will be wrong, right?